हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप के अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कोतारा सर पे। तो कैसे हो भाई? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बड़े ही दिनों के बाद जो है मुलाकात हो रही है हमारी। क्या हो गया भाई? ये बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा करो इसको। कैसे हो भाई? ठीक होंगे? आई होप कि बढ़िया हो, मज़े में होंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज से शुरुआत करते हैं दोबारा से। एक नए सिरे से नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, दिखा देता हूँ। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका मैं आज आपको प्यारे बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। ये हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है, जिसके अंदर प्यारे बच्चों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। जो हमारे पास 118 तत्व हैं, कि हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स हैं, जो 118 तत्व है, उनका कैसा क्लासिफिकेशन है। ये कह रहा है 9वीं क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हमारे आसपास पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें क्या कह रहा है। ये कह रहा है 9th क्लास में हम लोगों ने एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी? कि हमारे पास आसपास के जो पदार्थ हैं वो एलिमेंट्स की फॉर्म में रह रहे हैं, वो मिक्सचर की फॉर्म में रह रहे हैं, वो कंपाउंड की फॉर्म में रह रहे हैं। और हमने यह भी सीखा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। टोटल हमने 118 तत्वों की जानकारी है हमें, जिसमें से हमारे 94 जो तत्व है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रकृति में हमारे पाए जाते हैं। हमें इन्हीं चीजों के ऊपर बात करनी है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये कहता है कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास रहता है। ये कह रहा है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, जो हमारे पास एलिमेंट्स है, हमें उसको अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों? हमें उसको अरेंज करना है, हमें उनको व्यवस्थित करना है। और उसे ही हम लोग कहते हैं, इसी चैप्टर के अंदर हम उनको जो अरेंज करने का हम लोग यहां से बात करेंगे कि किस तरह से हम इसकी शुरुआत करते हैं। भाई हमारे पास जो 118 तत्व है, इन 118 तत्वों को हम लोग किस तरह से एक अच्छे मैनर में अरेंज कर पा रहे हैं। आज के समय में आज जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देख रहे हैं, 118 के 118 तत्वों को आप लोग समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, उसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको शायद ये चीजें ना बताई जाए, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी, जहां पर आप लोगों को एक एक चीज डिटेल से बताई जाएगी कि आखिर हर चीज के पीछे कारण क्या था, कब से इसकी शुरुआत हुई, किसने इसकी शुरुआत करी, और आज ये चीज कहां स्टैंड कर रही है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी को बेस्ट माना जाता है। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दुकानों में साबुन को एक स्थान पर रखा जाता है, बिस्किट्स को दूसरे स्थान पर रखा जाता है, नहाने वाले साबुन को अलग स्थान पर रखा जाता है, कपड़े धोने वाले साबुन को अलग स्थान पर रखा जाता है। इसको बोलते हैं एक व्यवस्थित ढंग, है ना, एक अरेंज तरीका होता है। उसी तरह से अपने जो 118 तत्व थे, जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को भी एक अरेंज तरीके से रखा गया है ताकि हमें उसको समझने में आसानी हो। जैसे कि आप लोग दुकान पे जाते हैं, अगर सारा सामान बिखरा बिखरा हो और दुकानदार से आप सामान मांगने लग जाए, अचानक से उसके पास 5 कस्टमर आ जाए तो सामान नहीं ढूंढा जाएगा। तो दुकानदार क्या करता है, अपने रैक के अंदर ऐसे अलग अलग सामान उसको लगा के रखता है, वो फटाक से चुटकी में आपको निकाल के दे देगा। वैसा ही मान लो आपके हमारे पास 118 प्रकार का सामान है, हमें उसको अरेंज करना है सही ढंग से, तरीके से हमें उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। बस इसी व्यवस्था को हमने व्यवस्थित किया। और कहां से शुरुआत हुई, इन चीजों को समझते हैं बच्चों। ठीक है, अब दुकानदार तो तेल साबुन इस तरह से अरेंज करता है, हम लोगों ने उन तत्वों को अरेंज किया कि भैया कौन धातु है, कौन अधातु है, इस तरह से हम लोगों ने उनको बांटा, यानी कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है। इस चीज में सबसे पहला जो योगदान रहा था वो रहा था सन 1857 में, जर्मन के एक रसायन थे, ठीक है, वुल्फगांग डोबरनियर का। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी अपने इन 118 एलिमेंट्स को अरेंज करने की। हालांकि उस समय 118 नहीं थे, उस समय मात्र 33 एलिमेंट्स होते थे।
33 एलिमेंट होते थे, लेकिन डोबर्नियर साहब को उसी समय लग गया था कि भैया हमें इनकी व्यवस्था करना जरूरी है, हमें आने वाले समय में इनसे दिक्कत हो सकती है, तो इनको हम व्यवस्थित करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, इन्होंने अरेंज करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूह बनाए, उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए प्यारे बच्चों, ठीक है। और उनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं उनके ट्राइड्स। क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं इनको। ग्रुप को क्या कहा जाता है, उनके ग्रुप को त्रियक कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ट्राइड बोलते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि डोबर ने बताया कि त्रियक के जो तीनों तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान को अगर हम आरोही क्रम में रखें, यानी उसको बढ़ते क्रम में अगर रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो इसमें ये कह रहा है बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा, वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग क्या होगा बच्चों, ये एवरेज होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये कह रहा है, उदाहरण के लिए देखो, इन्होंने समझाया भी हुआ है अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा यही है भाई। ये कह रहा है कि मान लो हम लोगों के पास एक तो है लिथियम, दूसरा सोडियम, तीसरा बच्चों पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके ऊपर ध्यान दिया तो इसने क्या देखा, क्या देख रहा है, कह रहा है 6.9 लिथियम का होता है एटॉमिक मास, 23 क्या होता है, सोडियम का होता है, और 39 प्यारे बच्चों किसका होता है, बता दो किसका होता है, पोटेशियम का होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह रहा है पहले और जो तीसरे का जो एटॉमिक मास है, यानी कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, अगर इन दोनों का एवरेज निकालें, इसको 7 मान लो, आप 7 मान लो इसको, और 39 7 कितने हो जाएंगे बच्चों, 46 हो जाएंगे। और 46 का जब एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, 23 आएगा। समझ रहे हो, यानी कि पहले का और दूसरे का, पहले का और तीसरे का जो एवरेज होगा वो दूसरे का एटॉमिक मास होगा। इस तरह से इन्होंने अपना एक अरेंज किया, और इन्होंने प्यारे बच्चों क्या बनाई, इन्होंने अपने एक ट्राइड्स बनाए। इन्होंने 3 ट्राइड बनाए बच्चों, इन्होंने क्या बनाए, 3 ट्राइड बनाए। एक इन्होंने ये बनाया, ठीक है, एक ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है भाई। तो इनके हमारे क्या थे बच्चों, 3 ट्राइड थे, ठीक है। इसके ऊपर हमें ज्यादा सी बात करनी नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप इसको पढ़ सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाया इन्होंने, ठीक है। कैल्शियम, सेंसियम और ये बेरियम बनाया इन्होंने, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक बनाया इन्होंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद देखो, ये डोबर्नियर साहब के बारे में कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, JW डोबर्नियर साहब। ये क्या थे, डोबर्नियर जर्मन के, इसके औषधि में विज्ञान की इन्होंने पढ़ाई की। खैर छोड़ दे, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये डोबर्नियर के ट्राइड से बच्चों, ये देखो यहाँ पर ये 3 ट्राइड है इसके भाई साहब के, ये रहे तीनों ट्राइड। अरे कहाँ गए, ये रहे तीनों ट्राइड, ठीक है। ये 3 ट्राइड थे इसके भाई साहब के, ये 3 ही ट्राइड बना पाया। आगे चीजों को ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों एक साइंटिस्ट आए, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। डोबर्नियर के प्रयासों ने दूसरे रासायनों के तत्वों को, गुणधर्म को उसके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसी के प्रोत्साहन पर सन 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक आए, नाम था जिसका जॉन न्यूलैंड। ये कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं जब डोबर्नियर साहब ने इन चीजों के ऊपर काम किया तो लोगों को इन्होंने क्या किया, मोटिवेट किया कि भैया हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। बस उन्हीं की तर्ज पर एक वैज्ञानिक आए, जॉन न्यूलैंड, अंग्रेजी वैज्ञानिक, यानी इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी कुछ चीजों को समझने की कोशिश की, और इन्होंने भी अपना एक हिसाब किताब, अपना एक तरीका लोगों को बताया, ठीक है। और इनके इस तरीके को हम नाम देते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, 1866 में दिया था। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी जो एलिमेंट्स थे उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको व्यवस्थित किया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया भाई साहब ने, और उन्होंने क्या किया, 56वें एलिमेंट तक इन चीजों को लेके गए। जब तक 1866 की बात आती है तब तक हमारे कितने एलिमेंट हो चुके थे प्यारे बच्चों, 56 एलिमेंट हो चुके थे, 56 तत्व उस समय हो चुके थे। और इनका जो 56वां तत्व है, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि न्यूलैंड ने जब अपना ऑक्टेव रूल दिया था, अपना अष्टक का सिद्धांत दिया था, उस समय इनका जो लास्ट जो एलिमेंट था वो था थोरियम। 56 तत्व थे उस समय, और इनका जो लास्ट एलिमेंट था, तत्व था, वो था अपना थोरियम। और इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वां जो तत्व है, एवरी 8th एलिमेंट जो है, एवरी 8th एलिमेंट जो है, उसके गुणधर्म जो है वो एक पहले वाले एलिमेंट्स के गुणधर्म के साथ
सम्मान है बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इनका जो ये चला था ना न्यूलैंड का जो अष्टक का जो सिद्धांत था प्यारे बच्चों, ये एक म्यूजिक होता है ना अपना, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी, फिर वापस से सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, ऐसे। तो उसी तरह से इनका ये चला। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार जरा समझिए। जिस तरह से ये हाइड्रोजन है ना, इनका देखो ये पहला एलिमेंट इनका था हाइड्रोजन, फिर लिथियम, हीलियम की उस समय तक खोज नहीं हुई थी। उसके बाद ठीक है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद देखा इन्होंने फ्लोरीन। अब ये जो फ्लोरीन है ना, इसका जो है वो इसके साथ क्या है बच्चों, मैच हो रहा है ना। इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है। उसके बाद लिथियम क्या है बच्चों, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन का थोड़ा सा लोचा रहा है अभी तक, इसका लोचा है क्योंकि इसके पास एक बेचारा दे भी देता ले भी देता है, तो थोड़ा सा मामला इसका खराब ही रहा है तब से। जिस तरह लिथियम है, लिथियम और सोडियम क्या है, एक जैसी प्रॉपर्टी है ना, लिथियम धातु है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। जिस तरह से लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में क्या होते हैं, पहले सेल में 2 आ जाते हैं और एक जो होता है तीसरे सेल में, वो इसको डोनेट कर देती है। वैसे ही सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है बच्चों, मैच हो रही है। उसी तरह से हमारे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, तो इनका ये प्रोग्राम चलता रहा। देखो इन्होंने बताया भी हुआ है। ठीक है, क्या बताया हुआ है देखो समझते हैं। ये कह रहा है भारतीय संगीत प्रणाली के संगीत के जो 7 सुर होते हैं, ठीक है, सारे गामा पा धा नी सा, इसी सुर के ऊपर इन्होंने उपयोग किया होगा, इसी सुर का उपयोग करते हैं। ठीक है, डो रे मी फा से लो टी, ऐसे कुछ करते हैं ये। ठीक है, और इस तरह से इनका जो अष्टक का सिद्धांत तैयार हो गया। अब इनके सिद्धांत की कुछ बातें हैं प्यारे बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या कह रहे हैं, ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत जो था वो केवल प्यारे बच्चों कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व से नहीं मिलता था। यहां पर आकर इसका जो मॉडल है भाई साहब का, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है वो खत्म हो गया, वो खल्लास हो गया भाई साहब का। ये सिर्फ कहां तक वैलिड है बच्चों, कैल्शियम तक वैलिड है। देखो पॉइंट मिलते हैं एनसीईआरटी से हमेशा, क्या कैल्शियम तक ही वैलिड था। अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट में, न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में अन्य कोई तत्व खोजा नहीं जाएगा। भैया ये बन गया अंतर्यामी, इसने भविष्यवाणी कर दी। इसने कहा कि अभी तक 56 तत्व खोजे जा चुके हैं, बस खत्म, इसके बाद में कोई एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा, कोई तत्व नहीं पाएगा, है ना। मानना था, उन्होंने बताया था कि इसके बाद कुछ ना मिलेगा बाबू। ठीक है, लेकिन बाद में नई कई तत्वों की भी खोज हुई जो इनके अष्टक सिद्धांत से मेल ही नहीं खा रहे थे, भाई साहब का फेल हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी बात, अपनी आवर्त सारणी के अंदर इन्होंने क्या किया, तत्वों को, न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जो कुछ असमान तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने माहौल खराब कर दिया। ठीक है, और उनके जो गुणधर्म थे वो भी इन्होंने अलग अलग कर दिए। तो इस करके इन्होंने चीजों को अलग रखा। जिस तरह इन्होंने क्या रखा, देखो आपको पता है, आप लोग जानते हैं, आयरन है, कोबाल्ट है और निकेल है। ये क्या है, इनके गुणधर्म में समान होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो समान होती है। इनको क्या बोला जाता है, इनको फेरस एलिमेंट बोला जाता है, लो तत्व बोला जाता है इनको। यानी कि लोहा, कोबाल्ट और निकल, इनके जो गुणधर्म होते हैं इनके समान होते हैं, लेकिन इन्होंने इसको अपने एक साथ नहीं रखा। तो कुल मिला के इनका ये माहौल सा था जो वो खराब हो गया। दूसरी बात, उस समय तक नोबल गैसेस की खोज भी नहीं हुई थी, जो अपनी है ना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीरोन है, रेडोन है, इसकी भी खोज नहीं हुई थी। बाद में इसकी भी खोज हो गई, तो इसको तो इन्होंने रखा ही नहीं था। तो माहौल करते हुए इसका कुछ माहौल खराब हो गया भाई साहब का। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है क्या, मेंडलीव। ये बहुत ही सोचे समझे सुलझे इंसान थे भाई साहब मेंडलीव को माना जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के इसको क्या माना जाता है प्यारे बच्चों, फादर माना जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के जनक है भाई साहब। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के आविष्कार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर खोज की और तत्वों को अलग अलग हिसाब किताब से उन्होंने रखा। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर सबसे जो महान जो जाता है किरदार, वो था रूस के रासायनिक वैज्ञानिक थे ये, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इन्हीं को माना जाता है फादर।
इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई, उसके अंदर उन्होंने गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्मों की, इन्होंने जो एलिमेंट है ना, इन्होंने ऐसे सीधा मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, नो डाउट इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था एलिमेंट को, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म, इन सभी चीजों के बारे में इन भाई साहब ने इसके ऊपर चर्चा की और इन्होंने अपने एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इन्होंने क्या दिया बच्चों, इन्होंने अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बनाई। जब भाई साहब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय तक 63 एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके थे, 63 तत्वों की उस समय तक खोज हो चुकी थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 63 एलिमेंट लिए और उन्होंने उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध के बारे में स्टडी किया, ठीक है। और स्टडी किया, और स्टडी के दौरान इस भाई साहब ने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एलिमेंट्स इनके थे 63 एलिमेंट्स, उन सभी की क्या की बच्चों, इन्होंने इन सभी की इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। तो जो इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई उससे तो इनका बना ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई उससे इसका बना हाइड्राइड, ठीक है। तो इन्होंने सभी एलिमेंट्स का ऑक्साइड बना लिए, सभी के हाइड्राइड बना लिए, है ना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, 63 कार्ड लिए, और हर कार्ड के ऊपर इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर कार्ड के ऊपर एक कार्ड लिया, उसके ऊपर क्या किया, एक उस एलिमेंट का नाम लिखा, और उस एलिमेंट जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन कर रहा था, उसकी वो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने इसके ऊपर लिख दी। और इन्होंने उसको क्या कर दिया बच्चों, सारे कार्ड्स 63 के 63 कार्ड इन्होंने लिख दिए मेरे दोस्त। और लिखने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको समझा। फिर इन्होंने देखा बच्चों, इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, यानी हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो एक जैसी आ रही थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते तो भी उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी आ रही थी। तो फिर इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने अपनी पूरी एक पीरियोडिक टेबल बनाई, है ना। उस टेबल के अंदर उन्होंने क्या बनाए, इन्होंने एक ग्रुप्स बनाए यानी कि समूह बनाए, ठीक है, जो ऐसे कॉलम में खड़े होते हैं ना, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम में जो ऊर्ध्वाधर होते हैं ना, वर्टिकली इन्होंने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। और जो एक्सिस होते हैं यानी कि जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, इसको इन्होंने क्या कहा बच्चों, इसको इन्होंने पीरियड्स या फिर हिंदी में इसको आवर्त कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये देखो भाई साहब, ये था इनका भाई साहब का ये सिस्टम, ठीक है, ये थे इन भाई साहब की पीरियोडिक टेबल जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इनके जो ऐसे थे ना, ये देखो आवर्त, ये इसके पीरियड्स थे, चौथा, पांचवा, छठा, और इनके ये जो था ना बेटा, ये कॉलम्स थे इनके, ठीक है, ये इनके क्या थे, कॉलम्स थे। इन्होंने एक एक तो देखो पूरा कॉलम बनाया, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और अंदर इसने ए और बी सब ग्रुप भी बनाए, ए और बी, जिस तरह ए बी भाई, थर्ड ए बी, फोर्थ ए बी, फिफ्थ ए बी, सिक्स्थ ए बी, इस तरह से इन्होंने इनको क्या बनाया बच्चों, कॉलम्स बनाया, और इन्होंने अपनी पूरी एक पीरियोडिक टेबल दी, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी जो आवर्त सारणी थी वो सन 1875 में वहां की एक जर्मन की एक पत्रिका है उसके अंदर प्रकाशित हुई, और इन्होंने ये कह रहा है, देखो इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्रोजन के सूत्र उसके ऊपर लिखे, अंग्रेजी के अक्षर आर समूह से किसी भी तत्व को दर्शाता था। जिस तरह से मैं बात करूं लिथियम का, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा बच्चों, Li2O, तो इसको इन्होंने लिखा R2O। अब R2O का मतलब होगा जो भी ऑक्सीजन के साथ दो एलिमेंट्स मिलके, दो एटम मिलके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, वो सारे R2O में इन्होंने रखे। जिस तरह सोडियम है, सोडियम का भी क्या होता है, Na2O, है ना, पोटेशियम है, ये भी क्या होता है बच्चों, K2O, इस तरह से R2O, R इन्होंने एक R का मतलब है कोई भी एलिमेंट, इन्होंने इस तरह से दर्शाया, ठीक है। चले बच्चों, अब ये कह रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी उनकी कुछ उपलब्धियां थी। ये कह रहा है मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था थी इनकी सारणी में कुछ ऐसे क्रम इसलिए उल्टना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। उदाहरण के लिए देखें तो परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट की बात करें बच्चों, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है 58.9, और इन्होंने इसको सारणी में निक्कल से पहले रखा। हालांकि निक्कल का जो एटॉमिक मास है वो क्या है,
58.7। पहले निक्केल आना चाहिए था, लेकिन निक्केल को बाद में रखा, पहले कोबाल्ट को रख दिया, ये इसकी गलती थी। देखो मतलब होती है यार, देखो काम कर रहे हैं तो कुछ चीजें होगी, एक्सेप्शंस आपके सामने आएंगे, अपवाद आपके सामने आएंगे, ठीक है। कुछ मेहनत कर रहे थे लोग, आप भी मेहनत करोगे, गलतियां आपके सामने भी होगी, चैलेंजेस आपके सामने भी आएंगे। तो ये बात कोई मेंडलीव कोई भाई साहब भगवान से मिलके नहीं आया, चैलेंजेस इसके सामने भी आए थे, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके अतिरिक्त कह रहा है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे बच्चों। ये बड़ी खास बात है कि मेंडलीव ने क्या छोड़ा था, अपनी आवर्त सारणी में 3 खाली जगह छोड़ दी थी। और वो 3 खाली जगह कौन कौन सी थी बच्चों? वो 3 खाली जगह वो थी इका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। और इन्होंने कहा बच्चों कि इन 3 खाली जगह पर आने वाले समय में 3 नए एलिमेंट्स की खोज होगी और उन एलिमेंट्स को यहां पर रखा जाएगा जिनकी प्रॉपर्टी ये होगी, पहले से बता चुका है। जहां पर इका बोरोन की जगह पर रखा गया प्यारे बच्चों, क्या रखा गया? सेकेंडियम रखा गया। एल्यूमिनियम की जगह पर रखा गया इका एल्यूमिनियम, इका गैलियम रखा गया। इका सिलिकॉन की जगह पर रखा गया जर्मेनियम, ठीक है। ये तीनों इसके क्या थे? खाली जगह छोड़ी गई थी। ओके बच्चों, उसके बाद इन्होंने लिखा भी है इका एल्यूमिनियम के बाद ज्ञात गैलियम के गुण धर्म थे, तो इस तरह से इन्होंने देखे बच्चों, ठीक है। चलो जिस तरह से देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो इन्होंने देखा एल्यूमिनियम देखो, एक एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान था 68, उससे आगे वाली जो जगह थी जो इसके बाद इन्होंने छोड़ी, इसका था 69.7। ये था E2O3 मतलब एल्यूमिनियम, और ये Ga2O3, ये ECl3 GaCl3 है ना, मतलब क्लोरीन के साथ मिलके ऐसे बनाता है, ऑक्साइड के साथ मिलके इसका ऐसा सूत्र बनाता है, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या, इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिशुद्धता और उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। मतलब लोगों को लग गया कि यार ये तो देख, मतलब पहले से बता दिया भाई साहब ने, मतलब ये बड़ा अच्छा वैज्ञानिक है, इसने अच्छी रिसर्च किया हुआ अपने काम के ऊपर। और इसके अलावा मेंडलीव के असाधारण सफलता के कारण रासायनिकों ने कुछ को न केवल आविष्कार किया किंतु इसके सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैस जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन को पहले भी कई संदर्भ उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि अक्रिय है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त की सारणी की यह विशेषता यह भी है कि इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्होंने नए समूह में रख दिया। ये कह रहा है जब इनकी पीरियोडिक टेबल मिली, जब प्रकाशित हुई तो लोगों ने बड़ी वाहवाही की। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया ये अच्छी भी है, कुछ लोगों ने कहा ये बुरी है, इसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद नोबल गैसेस की खोज हुई, क्योंकि उसकी खोज पहले इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो अक्रिय गैस थी, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी, है ना, इसलिए उनकी खोज समय से पहले नहीं हो पाई। जिस तरह हीलियम किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा तो इसलिए उसकी खोज बाद में हुई। आर्गन है, नियोन है, लेकिन उसके आवर्त सारणी में पहले से व्यवस्था की गई थी, आखिरी वाला ग्रुप में जगह बची हुई थी उनके लिए, उन्होंने वहां पर उसको अरेंज करवा दिया, रखवा दिया कि भाई इनको यहाँ पर एडजस्ट कर दो। बड़े अच्छे इंसान थे। उसके बाद आता है मेंडलीव का जो वर्गीकरण था उसकी कुछ सीमाएं हैं बेटा, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है आइए बच्चों समझते हैं। ये कह रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं से मिलता है और 4 धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। उदाहरण के लिए दिखाया गया है, देखो बच्चे हाइड्रोजन के साथ मैं बता रहा था ना पहले, हाइड्रोजन जो है ना इसने हमेशा से ही पंगा किया, आज भी पंगा ही कर रहा है ये, ठीक है, आज वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी क्या है, देखो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो पहला ग्रुप है उसके साथ में मैच कर रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट भी कर सकता है। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन ग्रुप के साथ भी मैच कर रही है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण भी कर सकता है। तो इस तरह से इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज है, इसकी दोनों ही चीजें मैच कर रही है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये कह रहा है हाइड्रोजन के यौगिक है, ये सोडियम के यौगिक है। देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसी तरह से सोडियम के साथ भी कर रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्वितीय परमाणु अणु के रूप में पाई जाती है, वही जो मैं बता रहा था ना। एक तरफ तो क्या ये जो हमारी क्षारीय धातु यानी कि जो एल्कलाइन मेटल है ना, जो एल्कलाइन मेटल है बच्चों, यानी कि जो पहले ग्रुप की जो मेटल है उसकी तरह भी बिहेव कर रहा है, वही बताया मैंने। दूसरा ये हैलोजेंस ग्रुप की भांति भी बिहेव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है, उसके साथ सहसंयोजी यौगिक भी बनाता है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, जिस तरह से अपने क्लोरीन बनाते हैं उस तरह से। तो इसीलिए हाइड्रोजन को ये क्या नहीं दे पाए बच्चों, हाइड्रोजन को ये एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए,
ये इसकी पहली कमी थी, अदरवाइज तो इसकी आवर्त सारणी में कोई कमी नहीं थी। इसकी पहली कमी ये थी कि ये हाइड्रोजन को एक नियत स्थान नहीं दे पाए, ठीक है, सही स्थान बता ही नहीं पाए। दूसरा कह रहा है ये मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय के बाद समस्थानिकों का पता चला, यानी कि आइसोटोप्स का बाद में पता चला। अब इनके पास आइसोटोप्स को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, जिनका परमाणु क्रमांक तो एक होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो वहां भी इनको दिक्कत आई। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसके लिए ये चुनौती थी कि क्या करें, और इसीलिए बच्चों क्या हुआ, तो विशेषकर हम भारी तत्वों के विचार पर करते हैं तो कठिनाई आती है, सही बात है सर। दूसरे तत्वों की ओर ये करें, देखो जो नए नए हमारे आइसोटोप्स खोजे जा चुके थे, अब उनको कहां पर रखें, क्योंकि उनका एटॉमिक मास तो अलग अलग था लेकिन एटॉमिक नंबर उनका सेम होता था, है ना, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इनके पास आइसोटोप्स को रखने की भी जगह नहीं थी। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी प्यारे बच्चों, है ना। और इन्हीं अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जब इनकी पीरियोडिक टेबल में जो लिमिटेशंस आई, जो कमियां आई, इनकी कमियों को सुधारने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास निर्माण हुआ आधुनिक आवर्त सारणी का, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। उसी समय आविष्कार हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो 1913 के अंदर 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा बनाई गई। और हेनरी मोजले ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, हेनरी मोजले ने अब इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसको इन्होंने पहली बार परमाणु संख्या, यानी जिसका सिंबल Z होता है, इन्होंने परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और इसको परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया बच्चों। उसके बाद यह कह रहा है तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। तभी इन्होंने बता दिया हमारे हेनरी मोजले साहब ने कि भैया इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये कह रहा है बच्चों हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी देखी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर क्या होते हैं बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 तो हमारे क्या है बच्चों, ग्रुप है, यानी कि 18 तो हमारे समूह है, और 7 जो है यानी कि जो हॉरिजॉन्टली लाइन है, 7 हमारे क्या है बच्चों, आवर्त है, यानी कि 7 हमारे क्या है बच्चों, पीरियड है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। ये आप लोगों के सामने मेरे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी का एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको बोलते हैं बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये यहां तक आते आते 18 है टोटल, है ना। और ऊपर से देखे तो ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। इस तरह से इनके 7 महीने एक और ऊपर रह गया, ये रहा पहला, है ना, ये रहा पहले में सिर्फ 2 ही है, हाइड्रोजन है और बच्चों हीलियम है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों ये अपने यहां से लेके ये अपने 57 से लेके इधर वाले यानी कि 71 तक, है ना, 57 से 71 तक इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनाइड सीरीज, है ना। और 89 से लेकर के हमारे 103 तक इनको बोलते हैं हम एक्टेनॉइड सीरीज। इनको यहां से थोड़ा अलग निकाल दिया गया, ठीक है। इनको अलग अलग नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो पहले वाले 2 है ना, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, ये इधर वाले हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ये नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो अलग निकाले थे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके अंदर देखो बच्चों इन्होंने ये जो रखे हैं यानी कि जो डार्क कलर वाले हैं ये सारे धातुएं हैं, ये जो अलग कलर में रखे हैं ये मेटलॉइड्स है, उप धातुएं हैं, और जो उसके साइड वाले हैं वो अधातुएं हैं, थोड़ी सी लाइट कलर में। देखो मैं आपको अगर इस पीरियोडिक टेबल में दिखाना चाहूं तो बच्चों ये जो सारी दिख रही है ना, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है उप धातुओं की लाइन, ठीक है, मेटलॉइड्स की लाइन। इससे जो नीचे वाली सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं, और ये इधर वाली जो दिख रही है ना आपको सारी की सारी, ये नॉन मेटल्स है, ये अधातुएं हैं, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल मैं PDF डाल दूंगा, आप लोग उसके अंदर इसको अच्छे से देख पाएंगे बच्चों, ठीक है। वही बात है, इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स बने गए, ठीक है। समूह नंबर 17 वाला समूह था इसको हम लोगों ने हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना। तो ये इसकी पीरियोडिक टेबल थी बच्चों, ठीक है। ये कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी की जो प्रवृत्ति है, इसका जो नेचर है प्यारे बच्चों, ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का नेचर क्या है, तो इसकी वैलेंसी
सबसे पहले वहां पर वैलेंसी का ध्यान रखा गया। ये कह रहा है आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की जो वैलेंसी होती है, इसकी संयोजकता होती है, इसके परमाणु के बाहरी कक्ष में जो भी उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, वैलेंसी भी उसी समय पता चली। वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है बताओ। संयोजकता होती है कि किसी भी परमाणु के जो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों संयोजकता। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वैलेंसी संयोजकता, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करें हम आगे, ये कह रहा है परमाणु साइज। ये कह रहा है परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता लगता है, एटॉमिक साइज से उसकी रेडियस का पता लगाया जाता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से लेकर, यानी कि ये अगर परमाणु है बच्चों, ये इसका केंद्र है और ये इसका ऐसे बाहरी लेयर है, ठीक है, बीच में इसके और भी क्या है, ऑर्बिट्स है। ये कह रहा है यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है बच्चों, रेडियस कहलाती है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो 37 pm उसकी रेडियस है। P1 का मतलब होता है पिकोमीटर, जिस तरह nm का मतलब होता है ना नैनोमीटर। एक नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, वहीं एक पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। तो पिकोमीटर में इनकी मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो था ना एटॉमिक साइज, जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो इनका रेडियस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, बड़े बड़े होते जा रहे थे। अगर लेफ्ट टू राइट कहें हम लोग तो वहां भी क्या हो रहा था, इसका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ रहा था। ठीक है बच्चों, ओके जी। उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे कह रहा है धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। ये कह रहा है हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, उनके और जो अधातुएं हैं उनके गुणधर्म क्या क्या है। तो ये कह रहा है देखो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में है ना, हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनको 3 भागों में बांटा गया, जिसके 2 मेजर पार्ट है हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो क्या है जो मैंने अभी अभी बताया वही सारी चीजें इसमें इन्होंने दी गई है कि हमारे पास कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ उप धातुएं हैं जो धातुएं और अधातुओं की दोनों की तरह बिहेव करती है। कौन कौन सी बच्चों, देखो हमारी बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है, पोलोनियम है। ये धातुएं और अधातुएं दोनों तरह के गुणधर्म को प्रदर्शित करती है, अर्थात इन्हें हम अर्ध धातु या फिर उप धातुएं कहते हैं। सेमी मेटल्स इनको कहते हैं या फिर मेटलॉइड्स कहते हैं। ये धातुओं की तरह भी बिहेव करती है, अधातुओं की तरह भी बिहेव करती है। तो यही कह रहा है कि इन्होंने इसकी जो प्रॉपर्टीज है इनकी, उसके आधार पर इन्होंने इनको बांटा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाली जो आडी टेढ़ी जो जिगजैग लाइन है, ये जो है ना, ये है अपनी जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारे के सारे क्या है अपने, ये मेटलॉइड्स है। ये दोनों तरह से बिहेव करते हैं। ऊपर वाली जो है प्यारे बच्चों, ऊपर वाली जो है ये नॉन मेटल्स, और ये नीचे वाले बच्चों ये है अपनी मेटल्स, ये अपनी धातुएं। ठीक है, ये इसके अंदर इन्होंने कहा है। ओके, चलिए सर, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों ये थे हमारे क्या कुछ क्या है, चैप्टर था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आई थिंक कि आप लोगों ने समझा होगा। इसके अंदर पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो सारी की सारी हम लोगों ने डिस्कस की। काफी लंबे समय के बाद आया हूं मैं। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूंगा ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, जहां तक मेरी कोशिश रहेगी, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ अगर रहेगा, सारी चीजें होगी मेरे दोस्त। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।